प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। इस द्वितीय पत्र में एक उपन्यास जो मेहंदी को रंग के अलावा कहानी संग्रह की पुस्तक कहानी संचयन है संकलित है, उसमें से तीसरी कहानी प्रेमचंद की पूस की रात की कथा के तत्वों के आधार पर समीक्षा को हम देखेंगे। बच्चों, जल्दी तुम्हारे एग्ज़ाम है। कथा के तत्वों के आधार पर जिस प्रकार ये कहानी हम आलोचना करेंगे, बाकी कहानियों की समीक्षा भी कथा के तत्वों के आधार पर उसी प्रकार आपको करनी है। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात उनकी महान कहानियों में से एक कहानी है। प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। कहानी में नायक हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है, ऋण मांगने वाला पात्र सहना है, हल्कू का कुत्ता जबरा है। अपने खेत की रक्षा करने में जुटा हुआ हल्कू अपने लिए कंबल की व्यवस्था भी नहीं कर पाता और एक दिन उसका खेत भी नीलगायें उजाड़ देती है, परंतु वह फिर भी खुश होता है क्योंकि उसे सर्दी की रात में सोना नहीं पड़ेगा। ये विडंबना इस कहानी का मूल पक्ष है, जो ये स्थापित करती है कि भारतीय किसान छोटे से खेत में या तो जीवन यापन करने में सक्षम ही नहीं है, और यदि वो खेती करते भी हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। मजदूरी करना ही उनके भाग्य में बंधा है। यह कहानी इसी धरातल पर बुनी गई है। कथा के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा हम आगे देखें। पहला बिंदु है कथा वस्तु, विषय वस्तु, या इसको कथानक भी कहते हैं। जैसा कि हम उल्लेखित कर चुके हैं, हल्कू किसान जैसे तैसे करके 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए इकट्ठे करता है, पर वो पैसे ऋण चुकाने में चले जाते हैं। हल्कू ठंड से ठिठुरता हुआ रात को खेत पर चौकीदारी करने जाता है, साथ में उसका कुत्ता जबरा भी है। ठंड की स्थिति इतनी भयानक है कि जब रात को नीलगायें खेत पर हमला कर देती हैं, तब भी हल्कू उठ नहीं पाता और उसका खेत उसकी आंखों के सामने नष्ट हो जाता है। विडंबना यह है कि हल्कू दुखी होने के स्थान पर संतुष्ट होता है कि कल से उसे अपने घर ही सोने को मिलेगा। इसी विडंबना कहानी की ध्वनि है, मूल आवाज़ है, जो प्रेमचंद पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं। यह कथा वस्तु संक्षिप्त है, रोचक है, सबसे ज़्यादा मर्मस्पर्शी है और इसका प्रस्तुतिकरण भी उतना ही प्रभावी है। कथा वस्तु की दृष्टि से ये कहानी उत्कृष्ट कही जा सकती है। कथा के तत्वों के आधार पर दूसरा बिंदु जो होता है पात्र एवं पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हल्कू किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, ऋण लेने वाला सहना, जबरा कुत्ता आदि कहानी में पात्र हैं। प्रमुख पात्र मगर हल्कू है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचंद अत्यंत सफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हल्कू के द्वारा भारतीय किसान का जीवंत प्रतिरूप हमारे सामने उजागर कर दिया है। हल्कू जिस प्रकार अपना जीवन जी रहा है, वही भारतीय किसानों की सच्चा यथार्थ का स्वरूप है। प्रेमचंद ने हल्कू के चरित्र चित्रण के द्वारा भारतीय किसानों की समस्याओं को सामने रख दिया है। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये कहानी सफल कही जा सकती है। अगला बिंदु कहानी के तत्वों के आधार पर हम देखें तो वो है देश काल और वातावरण।
इस कहानी का देशकाल आज़ादी के पश्चात के ग्रामीण भारत का है, परंतु वातावरण की दृष्टि से ये कहानी देखने योग्य है। इस कहानी में प्रेमचंद ने गांव में खेत पर रात्रि में जो ठंड पड़ रही है, उस ठंड में जिस प्रकार किसान उसके सामना कर रहा है, उसका ऐसा जीवन चित्रण किया है कि वातावरण की दृष्टि से यह कहानी प्रेमचंद की सभी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। सर्दी की रात का भयानक चित्रण करने में प्रेमचंद पूरी तरह सफल रहे हैं। एक दृश्य को देखिए, हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। प्रेमचंद ने सर्दी की रात को बिल्कुल जीवंत कर दिया है। पाठक जब कहानी को पढ़ते हैं तो हल्कू की उस ठंड से जो हल्कू सामना कर रहा है जबरे कुत्ते के साथ, पाठक उस माहौल को, परिवेश को अनुभूत कर सकता है और इसी चीज़ में वातावरण की सफलता है। इसलिए वातावरण चित्रण की दृष्टि से यह कहानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। अब हम बात करें कथा के तत्वों में, अगला बिंदु है संवाद। तीन बातें संवादों में देखने योग्य होती है। पहला ये कि संवाद पात्रों के स्तर के अनुकूल रूप हो, दूसरा ये कि संवाद छोटे हों, ज़्यादा बड़े न हों, और तीसरा ये कि संवाद कहानी को आगे बढ़ाने वाले हों, साथ ही वो पात्र के चरित्र को उभारने वाले हों। यदि इन चार कसौटियों पर हम पूस की रात कहानी के संवाद देखें तो ये कहानी पूरी तरह से सफल नज़र आती है। कहानी में संवाद पात्रों के अनुरूप है। हल्कू और मुन्नी जिन संवादों का उपयोग करती है वो गांव के किसानों के अनुरूप ही है। इसके अतिरिक्त संवाद संक्षिप्त भी हैं, प्रभावी भी हैं, कथा को आगे बढ़ाने वाले भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वे पात्रों के चरित्र को विकसित करने वाले भी हैं। संवादों का फ़लसफ़ा ये है कि प्रेमचंद जबरा कुत्ता के साथ भी हल्कू के संवादों को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। एक उदाहरण देखिए। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड। इस प्रकार प्रेमचंद ने संवादों की दृष्टि से यह कहानी एकदम उत्कृष्ट और उचित कही जा सकती है। अब हम बात करें कहानी की भाषा और इसकी शैली की। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है, मगर साथ ही ग्रामीण शब्दों का, अरबी फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है, जो कि प्रेमचंद की सभी कहानियों की विशेषता है। दूसरी ओर इनकी भाषा में सरलता और सहजता है, इसलिए प्रेमचंद महान कहानीकार माने जाते हैं, क्योंकि उनकी कहानी की भाषा ऐसी है कि साधारण से साधारण पाठक भी असाधारण आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस कहानी की शैली वर्णनात्मक है। प्रेमचंद रात्रि में पड़ती हुई ठंड का वर्णन करते हुए चलते हैं और पाठक उस ठंड को उस वर्णन में महसूस कर पाता है। इस प्रकार वर्णनात्मक शैली में प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी को वर्णित प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से भी ये कहानी उचित कही जा सकती है। भाषा प्रेमचंद की निश्चित रूप से सरल और सहजता के कारण हिंदी साहित्य में जानी जाती है, और वही सरलता और सहजता इस कहानी में पूस की रात में भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करें कहानी के तत्वों का आखिरी तत्व, उद्देश्य। जब लेखक जिस उद्देश्य को लेकर चलता है, अगर उसी उद्देश्य तक कहानी पहुंच जाए तो समझिए कि उद्देश्य सफल हुआ। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है भारतीय किसानों की दारुण दशा का वर्णन करना।
प्रेमचंद ने इस उद्देश्य को इस कहानी में पूरी तरह से प्राप्त किया है। हल्कू ऐसा किसान है, पहली बात, जो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके पेट काट कर यदि वो 3 रुपए इकट्ठे कर भी लेता है तो वो उनसे अपनी मनवांछित कंबल नहीं खरीद सकता और वो उसे सेना सेठ को चुकाने ही पड़ते हैं। उसके अतिरिक्त जिस खेत को किसान अपनी जीवन यापन के लिए सब कुछ मानता है, वही खेत अगर नष्ट भी हो जाता है तो भी किसान इतना दुखी नहीं होता। ये विडंबना की स्थिति है कि किसान मजदूरी करके भी काम चलाने को तैयार है, क्योंकि जो छोटा सा खेत है वो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही किसानों की हालत भारत देश में आज है। भारत देश में यदि सबसे ज़्यादा गरीबी है तो वो किसानों और मज़दूरों में ही है, और ये कहानी उसी तथ्य को पूरी प्रचंडता से स्थापित करती है। कुल मिलाकर उद्देश्य की दृष्टि से कहानी को हम पूरी तरह सफल कह सकते हैं। अब हम बात करें निष्कर्ष की। कहानी के जो तत्व माने गए हैं वो सारे तत्वों की दृष्टि से हमने इस कहानी को देखा। एक बार इन सारे तत्वों पर हम संक्षेप पर नज़र डालें। पहला तत्व कथा वस्तु है। कथा वस्तु की दृष्टि से कहानी बिल्कुल ठीक है। पात्रों की संख्या संक्षिप्त है और चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचंद सफल रहे हैं। देश काल और वातावरण की दृष्टि से ये कहानी बेहतरीन है। वातावरण निर्माण करने में यह कहानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। संवाद योजना की दृष्टि से भी प्रेमचंद सफल रहे हैं। उन्होंने पात्रानुकूल संवादों का, संक्षिप्त संवादों का, कथा को आगे बढ़ाने वाले संवादों का प्रयोग किया है। भाषा शैली की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का सहज और सरल प्रयोग प्रेमचंद ने किया है और वर्णनात्मक शैली में कहानी आगे बढ़ती है। जहाँ तक उद्देश्य की बात है तो प्रेमचंद भारतीय किसान की जिस दारुण दशा को चित्रित करने का उद्देश्य लेकर कहानी प्रारंभ करते हैं, कहानी के अंत तक उस उद्देश्य को प्रेमचंद ने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कथा के सभी तत्व पूस की रात कहानी में पर्याप्त रूप से हमें उचित और श्रेष्ठ नज़र आते हैं। प्रेमचंद की ये कहानी कथा के तत्वों की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। कहानी संचयन पुस्तक में जो अन्य कहानियाँ हैं उनकी समीक्षा भी इसी प्रकार इन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थियों, बच्चों, आपको करनी है। कहानी का आप एक बार कहानी को याद करें और इन 6 तत्वों का नाम याद करें। उसके बाद कहानी को इन 6 तत्वों में इसी प्रकार से समाहित करें जिस प्रकार हमने पूस की रात कहानी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही।